हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा चैप्टर है कार्ल मार्क्स। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा व्यक्ति परिचय। कार्ल मार्क्स उस महान विचारक का नाम है जो अपने वैज्ञानिक सिद्धांत के बल पर घिनौने पूंजीवाद साम्राज्य को ढा देना चाहता है। उसके स्थान पर शोषण विहीन, जाति विहीन, धर्म विहीन, राज विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें आदिम साम्यवादी खुशहाली स्थापित हो, यानी व्यक्ति के बीच दीवार के रूप में खड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम और प्रेम के रिश्ते स्थापित हो। व्यक्ति का जीवन एकांगी नहीं, सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण हो। अमीर और गरीब ना हो, बल्कि तमाम लोग बराबर हो। सभी अपनी योग्यता की क्षमतानुसार कार्यों का संपादन करें और आवश्यकता उपयोग करें। समानता और वास्तविक स्वतंत्रता के पुजारी और स्वयं दरिद्रतापूर्ण जिंदगी जीने वाले महान विद्वान विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म पश्चिमी पर्सा के 1818 ईस्वी में यहूदी माता पिता से हुआ था। मार्क्स के माता पिता द्वारा उनकी बाल्यावस्था से ही ईसाई धर्म कबूल कर लिया गया था। मार्क्स की शिक्षा बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, जहां हीगल के चिंतन से प्रभावित हुए। विशेषतः बाद में उन्होंने हीगल के दत्तात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने दत्तात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उग्र विचार रखने वाले के कारण विश्वविद्यालय से प्राध्यापक पद से प्राप्त न हो कर सके और उन्हें स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जीवन प्रारंभ करना पड़ा। मार्क्स का इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों गूढ़ अध्ययन करने के 1847 में समाजवाद के अध्ययन के पेरिस गए। वहाँ पर प्रोंदो, बाकोनिन, मेजिनी इत्यादि प्रख्यात व्यक्तियों के संपर्क में आए और वहाँ फ्रेडरिक एंजल के संपर्क में आए, जिनके पिता संपन्न कपड़ा मिल मालिक था। आर्थिक समस्याओं पर इन विचारों में बहुत कम साम था, जिसने उन्हें आजीवन सहचर के सूत्र में बांध दिया। मार्क्स सिद्धांत में रचना करते हुए एंजल्स उनके प्रचार एवं समाजवाद के संगठन की दिशा में प्रगतिशील रहे। एंजल्स ने मार्क्स के सहयोगी, उनकी रचनाओं के संपादक और स्वतंत्र लेखक के रूप में मार्क्सवाद के विकास में अमूल्य योगदान दिया। कार्ल मार्क्स की रचनाएं: द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 यह मार्क्स की आरंभिक रचना है, जिसमें उनके मानवतावादी चिंतन का सर्वोत्तम विवरण मिलता है। ये पांडुलिपियाँ लंबे समय तक अज्ञात रही। 1927 तक ये पांडुलिपि जर्मन सामाजिक लोकतंत्रवादियों की अभिलेखागार में पड़ी रही और 1932 में ये जर्मन भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में अनुवाद 3 वर्षों के बाद संभव हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मार्क्स की अधूरी पुस्तक पांडुलिपियों में है। कुछ विद्वान तरुण मार्क्स की रचना मानकर मार्क्स की प्रौढ़ावस्था के चिंतन इसे अलग करते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1844, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, 1847 में लंदन में मजदूर वर्ग के रेडिकल लोगों की प्रथम कांग्रेस हुई। उन्होंने अपने आपको साम्यवादी दल का नाम दिया। साम्यवादी दल को द्वितीय कांग्रेस में कार्ल मार्क्स ने सभा के लिए घोषणा पत्र बनाने कहा। इस प्रकार 1848 में कार्ल मार्क्स ने अपना प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मार्क्स ने यह घोषणा पत्र 30 वर्ष की आयु में लिखा, जो अद्वितीय प्रतिभा का साक्षात परिणाम है। संसार की असंख्य भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। विश्व की सबसे अधिक पढ़ी जाने पुस्तकों में यह एक है। दास कैपिटल यह जर्मन शब्द है, जिसकी हिंदी रूपांतरण पूंजी है। यह ग्रंथ 3 खंडों में है। पहला खंड 1867 ईस्वी में मार्क्स ने स्वयं प्रकाशित कराया। दूसरे 2 खंडों में मार्क्स के देहांत के बाद उसके पूर्ण और अपूर्ण पत्रों को एकत्रित करके एंजल्स ने क्रमशः 1885 में और 1894 में प्रकाशित कराया। यह उल्लेखनीय कि दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, याद कीजिएगा। द क्लास स्ट्रगल ऑफ फ्रांस 1848 से 1850, द 18 ब्रेमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852, द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, द वैल्यू ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, द गोथा प्रोग्राम 1875, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884, सोशलिज्म, लिथोपियन एंड साइंटिफिक 1892।
नोट ये शब्द है कि मार्क्स द्वारा लिखी गई उपयुक्त लगभग सभी रचनाएं फ्रेडरिक एंजल्स ने भरपूर सहयोग किया, इसलिए उपयुक्त रचनाओं में रचना के रूप में मार्क्स के साथ एंजल का नाम जोड़ दिया जाता है। मार्क्स के सिद्धांत। मार्क्स ने वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन वैज्ञानिक सिद्धांतों में दर्शनात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुसरण किया। यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य पर सिद्धांत, राज्य और शासन संबंधी सिद्धांत का क्रांति संबंधी सिद्धांत। अब बोल रहा है तथ्यात्मक भौतिकवाद। तथ्यात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन का आधार है। तथ्यात्मक अंग्रेजी रूपांतरण डायलेक्टिक्सिज्म जो यूनानी भाषा के डायलॉग्स में बना है। तथ्यात्मकवाद का अर्थ होता है वाद विवाद करना, क्योंकि वाद विवाद एक दूसरे के विरोध होता है, इसीलिए हमें द्वंद्व शब्द का दिया जाता है। तथ्यात्मक भौतिकवाद हो दो शब्दों के मेल से बना है। तथ्यात्मक भौतिकवाद का पहला शब्द तथ्यात्मक प्रक्रिया संबंधित है, जिसमें सृष्टि की रचना होती है। दूसरी शब्द भौतिकवाद सृष्टि तत्व शब्द है कि सृष्टि के मूल तत्व भौतिक पदार्थ को समझने के बाद ही तथ्यात्मक प्रक्रिया के समझा जा सकता है। मार्क्स कहता है कि इस सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है जो मूर्त, इसी पदार्थ को मानने वाले सिद्धांत को भौतिकवाद कहा जाता है। क्योंकि भौतिकवाद पदार्थ हमें दिखाई देता है, इसलिए यह सत्य है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वह सत्य है। उदाहरण के तौर पर तलवार बंदूक हमें दिखाई देती है, सत्य है, जबकि ईश्वर अमूर्त, अशुद्ध, असत्य और झूठ है। सबसे हीगल के विपरीत मार्क्स का मानना है कि सृष्टि की ईश्वर नहीं बनाया बल्कि मूल पदार्थ में बनाया। यह मार्क्स का कथन उल्लेखनीय है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बाल खड़ा पाया, उसके पैरों में पृथ्वी की खड़ा कर दिया। मार्क्स स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पर मूल तत्व अर्थात पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव के द्वारा विकसित और आंतरिक विरोध के कारण गतिशील होता है। पदार्थ कुछ विशेषताएं होती है, जो प्रथम पदार्थ की पहली विशेषता गतिशीलता। प्रत्येक पदार्थ में गतिशीलता होती है, भले वह कम या ज़्यादा हो। पदार्थ हमें स्थिर दिखाई देती है, उसमें गति होती है। पत्थर मकान स्थिर दिखाने के लिए गतिशील है। पदार्थ की गतिशीलता ईश्वर के कारण नहीं बल्कि स्वयं उसकी आंतरिक गुणों के कारण होती है। दूसरी परिवर्तनशीलता पदार्थ की विशेषता है। प्रकृति में गति होने के कारण पदार्थ में परिवर्तन होता है। वस्तुओं की निर्माण एवं नष्ट होने की प्रक्रिया चलती है। सृष्टि के परिवर्तन की सृष्टि का शाश्वत नियम है। तीसरे विश्व युद्ध के तमाम वस्तुएं एक दूसरे संबंधित होती है। एक से परिवर्तन दूसरे परिवर्तन का कारण बनती है। किसी वस्तु को पूर्ण रूप समझने के लिए एक दूसरे के साथ उसके संबंध समझना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर पूंजीवाद समझने के लिए हमें उसके जन्म होने के समय परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है, तभी हम पूंजीवाद के उदय के कारण जान सकते हैं। ईश्वर उनके विनाश के उपाय सुझा सकते हैं। चौथे, पदार्थ की विशेषताओं आंतरिक विरोध का होना भी एक है। प्रत्येक पदार्थ में आंतरिक विरोध होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी में दो परस्पर विरोधी गुण होते हैं, कड़ापन और नरमी। यदि लकड़ी कड़ी न होती तो उसमें बनाई गई कुर्सियों बोझ न सह पाती, और यदि लकड़ी नरम होती है तो उसे काटना कठिन हो जाता है। इस कारण के सबसे है कि लकड़ी रूपी पदार्थ में कड़ापन और नरमी दोनों यानी इसमें आंतरिक विरोध है। पांचवें पदार्थ में एक विशेषता आंतरिक संघर्ष का होना भी है। प्रत्येक पदार्थ में दो विरोधी तत्व होते हैं जिसमें संघर्ष होता है। एक नए पदार्थ का जन्म। होता है। यह परिवर्तन विकास का होता है, हमेशा संघर्ष के कारण ही होते हैं। आंतरिक संघर्ष के कारण होने वाले परिवर्तन में अच्छा लगे या न लगे, किंतु यह प्रकृति के नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। शिशु के जन्म से माता पिता परसों पीढ़ी गुजरता होता है और सामाजिक खुशहाली के हिंसा में हमें गुजरना होगा। आंतरिक विरोध के कारण सृष्टि में बदलाव आता है, इसे दर्शनात्मक विकास कहा जाता है। मार्क्स दर्शनात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए हीगल के प्रतिवाद और संवाद वाली पत्ती का स्वीकार करता है। केवल ईश्वर संबंधी हीगल की धारणा को अस्वीकार करते हुए पदार्थ को उसके स्थान पर रख देता है, और इस दर्शनात्मक भौतिकवाद के कुछ नियम होते हैं जो पदार्थ के विकास कारण हैं। दर्शनात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स अपने दर्शनात्मक भौतिकवाद का आत्मा की अपेक्षा करते उचित से नहीं है। अगर दर्शनात्मक भावना खासकर भारतीय दर्शन में प्रभावित होकर सोचे तो मार्क्स के केवल पदार्थ के संबंधी विचार एक पक्षीय है। कार्ल मार्क्स का यह कहना प्रत्येक वस्तु गतिशील है ये सही प्रतीत नहीं होता। क्या रेल या मोटर बगैर ड्राइवर गतिशील हो सकती है? क्या जवाब देगा मार्क्स इस सवाल का? दर्शनात्मक भौतिकवाद रहस्यमय है। पेपर ठीक कहा है कि दर्शनात्मक संबंधी मार्क्स की धारणा अस्पष्ट है। खुद मार्क्स ने ही ईश्वर स्पष्ट नहीं किया है। बाद में उसके अनुयायी एंजल्स, लेनिन आदि ने भी नहीं बताया कि किस प्रकार लागू किया जाएगा। सबसे कार्ल मार्क्स दर्शनात्मक भौतिकवाद का रहस्यमय है। कार्ल मार्क्स के दर्शनात्मक भौतिकवाद का मूल तत्व पदार्थ है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पदार्थ अपने आप किस की विकास करता है, क्योंकि उसमें आंतरिक विरोध और संघर्ष होता है, परंतु पदार्थ कैसे विकास करता है इस बात का मार्क्स नहीं बताता है। आलोचकों का कहना है कि आत्मा और बुद्धि का विकास संभव हो सकता है, लेकिन जदहीन और चेतन पदार्थ का विकास कैसे?
क्रांति को कार्ल मार्क्स विकास के लिए आवश्यक मानता है। कहता है कि समाज के अपने बेहतर अवस्था को प्राप्त करने के लिए हिंसा क्रांति गुजरने ही होगा। मार्क्स का विचार वस्तुतः सूचक मानवीय का नहीं है। मार्क्स ने तथ्यात्मक प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए केवल उदाहरण दिए, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। कार्ल मार्क्स के तथ्यात्मक बुद्धिवाद सिद्धांत के अब तक के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में सृष्टि के परिवर्तन के पीछे एक पदार्थ महत्वपूर्ण तथ्य है। इस बात को कोई जानकार नहीं कर सकता कि मूर्त चीज़ के लिए सत्य होती है, अमूर्त नहीं। मार्क्स जिस वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रवर्तन करता है उसकी वैज्ञानिकता यथार्थवादी कारण है, ईश्वर संबंधी ढकोसला कारण नहीं। मार्क्स के भौतिकवादी सिद्धांत में जो आलोचना की गई उसमें कोई दम नहीं है। मार्क्स के सिद्धांत का आलोचना वही करते हैं जो यथार्थवादी है, वैज्ञानिक सोच रखने वाले। मार्क्स के धनात्मक भौतिकवाद की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि ये जानते हैं कि जो मार्क्स कहते हैं वही सत्य है, जो सही है वो सब कुछ है। हीगल और मार्क्स की तुलना। कार्ल मार्क्स धनात्मक प्रणाली के हीगल से ग्रहण किया है, उसके आध्यात्मिक स्थान पर भौतिकवाद को रखकर हीगल ने संपूर्ण प्रणाली को अपना लिया। हीगल की तरह मार्क्स का दर्शन समाजवादी दर्शन है। मार्क्स ने भी विकास की प्राकृतिक अवस्थाओं को वर्णन किया क्योंकि जैसे कि हीगल ने किया है। दोनों यद्यपि धनात्मक पत्ति के विश्वास रखते हैं किंतु दोनों के निम्नलिखित अंतर हैं। हीगल का विचार है कि विश्व का मूल आधार विश्व आत्मा है, ईश्वर है, जबकि मार्क्स का आधार जड़ प्रकृति का मूल आधार मानता है। हीगल आध्यात्मिक तत्व में विश्वास रखता है। मार्क्स भौतिकवाद में। हीगल कहना कि प्राकृतिक पदार्थों का विकास हुआ है, पदार्थ में न तो चेतन शक्ति और न ही आत्मा है। बौद्धिक तत्व में हीगल वास्तविक मानता है, जबकि मार्क्स पदार्थों को। मार्क्स ने कहा है कि हीगल के द्वारा तथ्यात्मक सिर से बल खड़ा है। यदि आप हंसमें आवरण के भीतर ढके हुए विवेक के पूर्ण स्तर पर तत्व पता लगाना चाहते हैं तो आपकी उसे उतारकर फिर से पैरों बल सीधा करना होगा। मार्क्स हीगल के दर्शन उल्टा मानता है। वह शीर्ष गहन किए खड़ा है, उसे अपने पैरों को बल पर पृथ्वी खड़ा कर दिया गया है। हीगल ने इतिहास की दार्शनिक व्याख्या की जबकि मार्क्स आर्थिक व्याख्या की है। हीगल के अनुसार विश्वात्मा इतिहास से अपना विकास करता है, कई रूपों में धारण करता है। इतिहास का निर्माण मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारणों से होता है। हीगल इतिहास के राष्ट्रों में ध्यान स्थान देता है, मार्क्स सामाजिक वर्गों का। हीगल के अनुसार इतिहास में परिवर्तन विचारों का होता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों और आर्थिक ढांचे परिवर्तन इतिहास के प्रभाव पड़ता है। हीगल के अनुसार इतिहास का अंतिम लक्ष्य विश्वात्मा चरम विकास है। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे वर्ग भिन्न राज्य भिन्न समाज की रचना जिसमें किसी शोषण नहीं होता है। मार्क्स के दर्शन में कार्य करने की प्रेरणा, जबकि हीगल की राष्ट्रीय भक्ति के प्रति अपील है। मार्क्स यह अपील श्रमिकों के प्रति अपील है। मार्क्स का अपील श्रमिकों के प्रति करता है। दोनों अवस्था यह अपील सामुदायिक होती है, वो स्वार्थ के प्रति प्रतिष्ठा निष्ठा के प्रति अपील होती है, अधिकारों के प्रति निष्ठा कर्तव्य के प्रति अपील है। मार्क्स दर्शन इस अपील की उद्देश्य मजदूरों की सामाजिक क्रांति योजना समझना, उन्हें इसके तैयार करना था। हीगल के दर्शन की तरह मार्क्स के दर्शन में भी विरोधाभास पाया जाता है। ये उसमें सापेक्षवाद के दर्शन की निरपेक्षता और कल्पना का दर्शन बना दिया है। हीगल और मार्क्स दोनों ही दर्शन में वर्तमान के प्रति धर्म और वृत्ति और का भाव रखते हैं। इसके साथ ही दोनों पद्धतियों की नैतिक संतवाद का भाव है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स धनात्मक भौतिकवाद की सहायता से समाजवाद की वैज्ञानिकता को प्रदान करता है, उसी की सहायता से इतिहास और सामाजिक विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास के भौतिकवाद का नाम दिया गया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ यह है कि तर्क द्वारा समझाए गए भौतिकवाद सिद्धांत को समाज में लागू किया जाए। आर्थिक नियतिवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व है। मनुष्य के तमाम कार्यों के पीछे आर्थिक तत्व मौजूद होते हैं। इतिहास तमाम घटनाओं का निर्माण निश्चित रूप से उत्पादन प्रणाली के द्वारा निहित होता है। मार्क्स का मानना है इतिहास में तो जो भी परिवर्तन हुए उसके पीछे मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप तथा प्रत्येक देश में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं साधनों द्वारा नियंत्रित होती हैं। मार्क्स के अनुसार वेदांतक भौतिकवाद की तरह इतिहास प्रत्येक अवस्था में वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इतिहास की प्रत्येक घटना परिवर्तन मूल आर्थिक शक्ति है। उत्पादन प्रणाली की प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ है। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है, 6ठा चरण अपने आने वाला। इस प्रकार मार्क्स निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण बताता है: आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवाद युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में केवल आर्थिक तत्वों को महत्व देखता है जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह सही है कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक तत्व का महत्व मुख्य होता है, लेकिन इसके अलावा कानून, धर्म, सदाचार, संस्कृति आदि का प्रभाव भी सामाजिक परिवर्तन में पड़ता है, जिस पर मार्क्स की नज़र में नहीं पड़ता है। मानव इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनका कोई आर्थिक व्याख्या नहीं की जा सकती है।
मार्क्स के इतिहास में आर्थिक तत्व इतना महत्व दिया गया है कि वो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, साहस, बुद्धिमत्ता, अन्य प्रथाओं को भूल जाता है। शायद मार्क्स ने सिकंदर के इतिहास में कभी नहीं पढ़ा था। वह आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा प्रेरित होकर पश्चिमी एशिया, मिस्र, ईरान, भारत आक्रमण किया। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना को में से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अपने ऐतिहासिक ऋणात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में मार्क्स ने इतिहास के उन्हीं आधारों का सहारा लिया जो इसके अनुकूल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के इतिहास के संपूर्ण अध्ययन के लिए सटीक है। मार्क्स वर्ष संघर्ष के आधार पर इतिहास का काल निर्धारण किया है, उसमें उचित जिसे उचित नहीं माना जा सकता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने केवल गैर आर्थिक तत्वों को भूल गया है बल्कि आकस्मिक तत्वों को, घटनाओं को इतिहास घटनाओं में स्थान दिया है जो उसके सिद्धांत में अपूर्णता को सूचक है। इसलिए इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जो संयोगवश आकस्मिक रूप से घटे हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या को हम चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न करें, किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कार्यों को बल देकर समाजशास्त्र का महान सेवा की है। मार्क्स द्वारा की गई ऐतिहासिक आर्थिक व्याख्या का सामाजिक महत्व है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि टेक्नोलॉजी, आवागमन के साधन, कच्ची सामग्री, संपत्ति की वितरण, सामाजिक वर्गों के निर्माण, प्राचीन वर्तमान राजनीतिक विधि और नैतिक सामाजिक आदर्शों के निर्माण में आर्थिक शक्तियों ने व्यापक प्रभाव डाला है। इतिहास में परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक शक्तियाँ भले ही एकमात्र कारण नहीं बनी हो, परंतु यह बात निर्विरोध रूप से स्वीकार की जा सकती है कि इतिहास के बदलने में इन शक्तियों में महत्वपूर्ण योगदान अवश्य रहा है। वर्ष संघर्ष संबंधी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज सदा ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग के सर्वा होता है जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती और ना ही जीवनयापन के लिए एक न्यूनतम साधन होते हैं। सर्वहारा वर्ग की संख्या समाज में बहुत ज़्यादा होती है। यह वर्ग मेहनत के बल पर दो सूखी रोटी की जुगाड़ करता है। समाज का एक दूसरा वर्ग भी होता है जिसे मार्क्स बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, जिसकी व्याख्या बहुत कम होती है। यह शारीरिक श्रम नहीं करने के बाद भी आयसी करता है। यह वर्ग महान गुण यह है कि वह दूसरे का शोषण करता है और अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, गरीबियों को क्रांति दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करता है। दो वर्गों का अर्थ यह है कि नहीं कि दोनों युद्ध हो जाए। इसका व्यापक आशय है कि रोज में असंतोष की भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक ऐसा समय आता है जब खूनी क्रांति को रूप धारण कर लेती है और मार्क्स के वर्ष सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदुओं पर सेट किया जा सकता है। इतिहास में दो वर्गों का संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व के इतिहास में वर्ग संघर्ष इतिहास रहा है। वर्तमान युग सर्वश्रेष्ठता दो वर्गों में विभाजित है। वर्तमान समाज दो वर्गों में विभाजित किया गया, पूंजीवाद वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। इन दोनों वर्गों के बीच संघर्षपूर्ण संबंध है। दो वर्गों के बीच परस्पर निर्भरता। वर्तमान समाज में दो वर्ग है जिनके बीच परस्पर निर्भरता संबंध है। दो वर्गों के बीच लाभ हानि का संबंध। मार्क्स कहता है कि समाज में दो वर्ग है, इन दोनों वर्ग के बीच लाभ हानि संबंध होता है। बुर्जुआ वर्ग की आवश्यकता सर्वहारा वर्ग की आवश्यकता से अलग है। जो काम बुर्जुआ वर्ग के हित में होता है वह सर्वहारा में अहित होता है। दूसरी ओर जो सर्वहारा के हित में होता है वह बुर्जुआ के अहित में होता है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद व्यवस्था में कारखाना पत्ती पूंजीवाद वर्ग के हित में होता है और सर्वहारा वर्ग की हानि पहुंचाता है, क्योंकि कारखाना पत्ती मजदूरों के श्रम शोषण होता है। मजदूर श्रम वातावरण में गंदी वस्तुओं में जीवन यापन करते रहते हैं, फटेहाल जिंदगी जीते हैं। सबसे पूंजीवादी वर्ग के हित मजदूर वर्ग के अहित और शोषण आधारित है। संघर्ष श्रमिक वर्ग का ज़्यादा हानि होने पर जब दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है तो सबसे अधिक नुकसान सर्वहारा वर्ग को होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स इस बात का आश्वस्त है कि इन दो वर्गों की लड़ाई में जीत सर्वहारा को होगी, क्योंकि उसके पास जनशक्ति है। पूंजीवादी सभी नियंत्रण रखते हैं। पूंजीवादी वर्ग गरीबों को नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों का सहारा लेते हैं। सबसे पूंजीवादी व्यवस्था मजदूर संगठनों का लगाम पूंजीवादियों के हाथ में होता है, अर्थात पूंजीवादी सही नियंत्रण रखते हैं। वर्ष संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स वर्ष संघर्ष की बात करता है, वर्ष संघर्ष की नहीं बल्कि आवश्यकता है। दुनिया के इतिहास में वर्ष संघर्ष के आधार पर संपूर्ण रूप से नहीं समझा सकता। दूसरी बात, समाज में संघर्ष के पेशा प्रेम, सहयोग, सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाएं पाई जाती है। सहयोग ही समाज की आवश्यकता है। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग, बढ़े किसान, डॉक्टर आदि के बीच सहयोग नहीं हो तो समाज गतिहीन हो जाएगा। निश्चित रूप से मार्क्स वर्ष संघर्ष की बात करके समाज के पीछे ढकलने का काम किया है। मार्क्स ने समाज दो वर्गों को माना है, अमीर और गरीब, जबकि वास्तविकता यह है कि समाज दो वर्ग नहीं है बल्कि अनेक, जैसे किसान, डॉक्टर, बढ़ई, वकील, शिक्षक आदि। दूसरी बात, मार्क्स ने वर्ग विभाजन का आधार अर्थ को माना है, जबकि एक पक्षीय अपूर्ण है। समाज में वर्गों के विभाजन आधार सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हो सकता है। मार्क्स ने सामाजिक आर्थिक को एक वर्ग समझा जो सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर कई जातियों का वर्ग हो सकता है। मार्क्स का कहना है कि मध्यम वर्ग का अंत हो जाएगा और श्रमजीवी वर्ग मिल जाएगा, जो गलत साबित हो चुका है। उपयुक्त विवेचन सबसे है कि मार्क्स के मतानुसार समाज में
दो वर्ग जब रहेंगे तो संघर्ष होगा। संघर्ष कभी भी क्रांति के रूप धारण कर सकता है। वास्तव में मार्क्स का कहना बिल्कुल सही है। वलस्ट्रो के द्वारा मार्क्स के इन सिद्धांत का आलोचना की गई। कुछ ऐसे वर्ग तर्क दिए गए हैं जिसका आधार वर्ग संघर्ष न होकर अन्य है, परंतु आलोचक भूल जाते हैं कि अगर उसके पीछे तत्वों का गहन अध्ययन किया जाए तो उसका दावा खोखला साबित होगा। सबसे है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी धारणा यथार्थवादी वैज्ञानिक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन करके स्पष्ट करना चाहता है कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों को शोषण किया जाता है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता पर निर्भर। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की मजदूरी इतनी कम होती है कि उसने उनका पेट नहीं भरता है, इसलिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन करना पड़ती है। इस तरह अतिरिक्त समय में मेहनत करने से काम घंटे भर जाते हैं, अतः इनके अधिक समय पर मजदूर काम करते रहते हैं। उनका मुनाफा पूंजीपतियों को मिलता है, पूंजीपतियों के जेब भरती रहती है। खर्च पर निर्भर। मार्क्स अपनी रचना वैल्यू प्राइस एंड द प्रॉफिट में कहता है किसी वस्तु की कीमत उसे लगाने वाले श्रम कारण होती है। जिस वस्तु पर जितना कम श्रम लगेगा वह सस्ती होगी, जिस पर जितना श्रम अधिक लगेगा वह महंगी होगी। दूसरे शब्दों में वस्तु का मूल्य उसके प्राप्त करने और परिश्रम पर निर्भर करता है। मांग पर निर्भर। मांग पर वस्तु का मूल्य निर्भर करता है। यदि वस्तु की मांग ज़्यादा पूर्ति कम होगी तो मूल्य का बढ़ना स्वाभाविक है। यदि वस्तु की मांग पूर्ति बराबर होती है तो उसका अतिरिक्त मूल्य निकालना, इसी अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हड़प लेता है। श्रमिकों का श्रम जिस पर कीमत पर वस्तु बेचा जाता है इसमें बहुत अंतर होता है। इसी अंतर को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का नाम देता है। उदाहरण के लिए एक तलवार बनाने वाली कंपनी एक मजदूर के पास 5 रुपये रोजाना देती है। वह एक दिन तलवार बनाता है जिसमें कच्चा माल 10 रुपये का हो लगता है, जबकि तलवार की कीमत 15 रुपये होनी चाहिए, किंतु मालिक उसे 30 रुपये बेचता है जिस पर 15 रुपये का लाभ होता है। उसका अतिरिक्त मूल्य हुआ जिसे यह हाथ पैर हिलाए बिना प्राप्त कर लेता है। ईमानदारी से देखा जाए तो यह पैसा मजदूरों की मिलना चाहिए, किंतु वह मजदूरों गरीबी मजदूरी और अनुचित लाभ उठाकर अपने जेब पे भरता है। इसलिए मालिकों और मजदूरों का संघर्ष होता है। इस फैक्ट्री में श्रमिकों ने 8 घंटे काम करना पड़ता है, किंतु घंटों के परिश्रमिक मालिक श्रम तय कर देता है। उत्पादन का मूल्य कम होता है कि इतना कम होता है कि श्रमिकों को पेट नहीं भर सकता, इसलिए श्रमिकों को अधिक काम करेगा और 4 घंटे अधिक काम करेगा। यदि श्रमिक अपने पेट करने के लिए 12 घंटे काम करता है तो 4 घंटे काम जो लाभ मालिक को हुआ उसका अतिरिक्त लाभ कहा जा सकता है, इसलिए मालिक पूंजी बढ़ती है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या के लिए धुरी की कील है जो प्रदर्शित करता है किसी धन का धन वितरण सामाजिक ढांचे निश्चित करता है। इसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का मार्क्स की बतलाया है कि किस तरह श्रमिकों को पैसा पैदा किया जाता है और मालिकों उन पैसों को किस चुराते हैं। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का आलोचना। मार्क्स के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत है, लेकिन फिर भी इसकी निम्नलिखित आलोचना की गई है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में केवल शारीरिक श्रम को महत्व दिया, जबकि इस पर अन्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है जैसे भूमि, पूंजी, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रबंधन का ज्ञान आदि। इन सबके बगैर उत्पादन असंभव है, जिसे मार्क्स ने महत्व नहीं दिया। सबसे के आलोचकों को यह तो कहा जा सकता है अतिरिक्त मूल्य संबंधी मार्क्स का सिद्धांत अपूर्ण, एकपक्षीय और अतार्किक है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में कहता है कि किसी वस्तु की कीमत श्रम के आधार पर आकी जानी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचता है कि वस्तु के निर्माण पीछे पूंजी मशीन का हाथ होता है। अगर कोई पूंजी लगाता है तो जाहिर है कि वह अपना फायदा सोचेगा, अपने फायदे के लिए अतिरिक्त मूल्य पर वस्तु रखेगा। दूसरी बात, वस्तु के उत्पादन में जिन मशीनों का प्रयोग होता है उन मशीनों में वस्तु के साथ मशीन का भी कुछ क्षय होता है। अगर उत्पादित वस्तु का लाभ अपनी मजदूरों के बांट दिया जाए तो मशीन होने वाले क्षय भरपाई कौन करेगा? क्या पूंजीपति अपने घर में करेंगे? मार्क्स धनात्मक प्रतिवाद के सिद्धांत में स्वयं कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में आंतरिक विरोध होता है और पदार्थ का क्षय होते रहता है। सब परिभाषा का अभाव मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत देखने आता है। मार्क्स के मूल्य, कीमत आदि शब्दों का प्रयोग प्रमाणिक ढंग से किया जाता है। मार्क्स के पूंजीवादियों की एक निठल्ला आराम पसंद व्यक्ति बताता है जिसका काम केवल शोषण करना है। मार्क्स का कहना है गलत है कि पूंजी अतिरिक्त मूल्य के अपने अतिरिक्त होती करती है। यदि वह सही है तो ब्याज पर ऋण और कंपनी शेयर बेचने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मार्क्स कहता है कि अधिक से अधिक लाभ पाने के क्षोभ में पूंजीवादी नहीं पसीना लगाता है ताकि उत्पादन अधिक हो, मजदूरों को काम मजदूरी दी जाए, शेष समय अतिरिक्त मूल्यों को प्राप्त करे। और दूसरी ओर मार्क्स कहना है कि मशीनों, कच्चे माल, अस्थायी पूंजी, अतिरिक्त मूल्य न मिलकर पूंजी बदलने के लिए मजदूरों को प्राप्त होती है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध पाया जाता है।
राज्य और शासन संबंधी सिद्धांत। राज्य के परंपरागत सिद्धांत का मानना है कि राज्य शक्ति और समाज के लिए अनिवार्य है। बगैर व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास असंभव और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का संबंध समाज से हो। ऐसी स्थिति में पूरे समाज के विकास के लिए राज्य अनिवार्य संगठन है। राज्य के परंपरागत सिद्धांत का समर्थक प्राचीन यूनानी विचार प्लेटो कहता है कि राज्य समाज में न्याय कायम करने हेतु अति अनिवार्य है। प्लेटो का राज्य न्याय से जुड़ा है। न्याय का अर्थ समाज के वर्गों को सौहार्दपूर्वक कार्यों का संपादन, गैर वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। रस्सो भी राज्य के उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य मानता है। परंपरागत सिद्धांत के विपरीत मार्क्स अपने राज्य के संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मार्क्स राज्य की पूंजीवादी षड्यंत्र के हथियार मानता है। मार्क्स कहता है राज्य बुर्जुआ समाज के संगठन में सरोहरा हित है और पूंजीपतियों के हित में काम करता है। राज्य के कार्य प्रस्तावपूर्ण और राज्य के बुर्जुआ सरोहरा की आवाज़ दबाता है। राज्य की विस्तारपूर्वक प्रस्तावपूर्ण कार्यों के कारण मार्क्स इसकी समाप्ति चाहता है। मार्क्स के लिए राज्य एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है जैसे कि अरस्तु मानता है। मार्क्स के अनुसार राज्य के जन्म इतिहास में उस प्रक्रिया में होता है जहाँ समाज दो विरोधी कुटुंब बटा हित के जिसके हित कभी परस्पर विरोधी होते हैं। दोनों गुट स्वार्थों में ना कभी सामने हुआ ना ही होगा। मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत में लिखित बिंदु किया जाता है। पूंजीपतियों के हित में राज्य शासन। मार्क्स कहता है कि राज्य अपने शासन का प्रमुख प्रयोग पूंजीपतियों के हित में करता है। राज्य वर्ग संघर्ष कारण है। राज्य उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। यह हमेशा के लिए ऐसा समुदाय रहा है, भविष्य में जिसे रहेगा, जिसमें एक आर्थिक वर्ग पूंजीपति है और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग है। यह पूंजीपति वर्ग श्रमिकों के नियंत्रण और शोषण करता है। लेनिन के शब्दों में राज्य अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्ग संबंधी विचारों कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। राज्य श्रमिकों को विश्वास अविश्वास। राज्य का पूंजीवाद राज्य मजदूरों के शोषण के लिए बन गया है, इसलिए श्रमिकों को उस पर विश्वास नहीं किया। यदि वे राज्य का आस्था रखते हैं तो उसका अर्थ होगा कि वे अपने से आपको शोषित और पीड़ित के प्रति असमर्पण रख कर रहे हैं। राज्य का स्वरूप दमनकारी। वर्ग भेद वर्ग संघर्ष वर्गों की विस्तृत के राज्य अपने दमनकारी स्वरूप कारण बनाए रखता है। राज्य न तो व्यक्ति के विकास को सहयोग देता है और न ही उसके हितों में सफल करता है। श्रमिकों के द्वारा जब कोई हड़ताल अपने वाजिब मांग के लिए की जाती है तो राज्य उन्हें राजद्रोह की संज्ञा देकर कुचलता है। पुलिस सेना आदि के द्वारा हड़ताल की कुचल देना चाहती है। इस प्रकार राज्य कभी सभी दमनकारी के लिए न कल्याणकारी है। शोषण का अंत। राज्य श्रमिकों का शोषक पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक है। वह श्रमिकों के शोषण करने के लिए पूंजीवादियों के विरुद्ध जब भी विद्रोह किया था तो राज्य के अपनी पूरी शक्ति बल के द्वारा मजदूरों की इच्छा को कुचल देता है। मार्क्स कहता है कि शक्ति का विरोध शक्ति से करना चाहिए। राज्य को समाप्त करने के लिए क्रांति और हिंसा की आवश्यकता है। राज्यविहीन समाज। मार्क्स अपने सिद्धांत में द्वंद्ववाद के आधार पर कहता है कि आने वाले समय में समाजवादी समाज वर्गविहीन होगा, इसलिए वह राज्यविहीन भी होगा, क्योंकि यदि राज्य नहीं रहेगा तो वर्ष भेद भी नहीं रहेगा। और ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने बतलाया है कि वह सभी श्रमजीवी वर्ग को हिंसात्मक क्रांति की विजय होगी और पूंजीपतियों संस्था के रूप में राज्य नष्ट हो जाएगा, उसका राजनीतिक स्वरूप समाप्त हो जाएगा। संक्रांति काल की अवस्था। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहता है, विश्व भर में मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास तो अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ खोने कुछ है नहीं। तानाशाही शासन। इस संक्रांति काल में अवस्था में राज्य में श्रमिकों का अधिनायकत्व रहेगा। श्रमिक पूंजीवादी तत्वों का पूर्णतः विनाश करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि पूंजीपति अपनी छीनी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। केंद्रीकृत शासन। पूंजीपतियों के हार को पुनः बनाए रखने के लिए तथा बाह्य और भीतरी शत्रु को नष्ट करने के लिए श्रमजीवी वर्ग का अपना केंद्रीकृत शासन होगा। श्रमजीवी वर्ग का एक दल होगा जिसकी नवीन व्यवस्थापिका होगी। इसी तरह श्रमजीवी दल न्यायपालिका, न्याय विधान, पुलिस, सैनिक आदि सर्वप्रथम नवीन होगी। पूंजीवाद लोकतंत्र का विरोध। मार्क्स कहता है कि जब तक उत्पादन प्रणाली पूंजीवाद के आधार पर रहती है तो अर्थात भूमि उत्पादन के साधनों में मुट्ठी भर लोगों के स्वामित्व रहेगा, तब तक जनता के नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। जनता का अस्तित्व उसी समाज में हो सकता है जहां वर्ग संघर्ष न हो, अर्थात साम्यवादी राज्य में जनता रहती है जबकि पूंजीवादी राज्य केवल वर्ग रहते हैं। जिस तरह राज्य में वर्ग रहेगा वहाँ समाज वर्ग का शोषण रहेगा। राज्यहीनता। सर्वरस वर्ग में नेतृत्व में बनी सरकार में वर्ग संघर्ष अंत हो जाएगा, राज्य और सरकार समाप्त हो जाएगी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति न सिर्फ स्वतंत्र विकास होगा बल्कि उत्पादन के साधनों में समाज का अधिपत्य होगा। पहले की व्यवस्था सर्वरस स्थित था, इस व्यवस्था में सभी की बराबरी होगी, ना कोई वर्ग होगा ना कोई भेद। समाज राज्यविहीन वर्गविहीन होगा, सभी लोगों की समानता केवल समानता होगी। जब समाज में वर्ग नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, अतः राज्य का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा।
राज्य विषयक सिद्धांत का आलोचना। मार्क्स के द्वारा राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की बात की गई, इनकी काफ़ी आलोचना की गई है। मार्क्स राज्य की दमनकारी शोषणकारी यंत्र मानता है, जबकि अल्सो का कहना है राज्य का स्वरूप शोषणकारी और दमनकारी न होकर कल्याणकारी है। मार्क्स की क्रांति संबंधी अवधारणा जैसे राज्य के अंतर्गत परिवर्तन के लिए आवश्यकता मानता है, जबकि अल्सो को कहना है कि राज्य आज हम देख रहे हैं वो बिना क्रांति के संसार में परिवर्तन हो रहा है। आज के लोक कल्याणकारी राज्य का मार्क्स के द्वारा किए गए सिद्धांत लागू नहीं होते। इंग्लैंड में द्वितीय महायुद्ध के बाद श्रमिक दलों की सरकार अस्तित्व में आई थी। यह परिवर्तन क्रांति के द्वारा ना ही पूंजीवादी राष्ट्र के नष्ट करके प्राप्त हुई, इसलिए 20वीं शताब्दी के लोक कल्याणकारी राज्यों का मार्क्स के सिद्धांत में लागू नहीं होगा। अल्सो का कहना है कि मार्क्स रोगग्रस्त राज्य का अध्ययन करता है। मार्क्स के राज्य में रोग ग्रसित माना है। उसका कहना है कि राज्य का अनावश्यक बुराई और राज्य के सर्वप्रथम रूप से वर्णन नहीं करता है। प्राचीन मध्यकालीन राजाओं को एक आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधि मानकर ही अपना सिद्धांत देता है। वो बताता है कि जानबूझकर अपने गर्व हित साधन लगे रहते हैं, किंतु मार्क्स का यह कहना गलत है कि दुनिया में कोई राजा ऐसे हुए जो अपनी उदारता और संपूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रसिद्ध रहे। मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत में निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि उसकी राज्य संबंधी सिद्धांत प्रासंगिक है। मार्क्स का कहना है कि राज्य वर्ग विशेष हित में कार्य करता है, वह भी सही है। इतिहास में इस बात का गवाह है कि राज्य के उसी पक्ष में काम करता है जो उसकी बागडोर संस्था में रहता है। राजस्थानी रंगवस्था जारशाही राज्य की विशेषताएं थी। आज तथाकथित प्रजनन कही जाने वाली व्यवस्था राज्य सिद्धांत का व्यवहार में अलग अलग कार्यों में संपादन करता है। व्यवहार में कानून की समानता, अवसर की समानता, तमाम लोगों के कल्याण की बात करता है, लेकिन व्यवहार में ठीक उसी उल्टा करता है। अमीर एवं गरीब के लिए अलग अलग व्यवस्था है। राज्य अपने पुलिस से डरा रहता है कि वो केवल गरीबों को आलोचक इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। न्याय समानता पर कहा पूंजीवाद समाज में न्याय बिकता है, आज वह कहीं दिखता है। अमीरों के बड़े से बड़े अपराध को सजा के नाम पर नामवत का अर्थन दिया जाता है, लेकिन दूसरी गरीब को कड़ाई से पेश आया जाता है। इस बात का स्पष्ट है कि मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत प्रासंगिक है। आलोचकों ने कहा है कि वह मात्र आलोचकों तक ही सीमित है, वास्तविकता इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, मार्क्स का कहना है कि एक दिन ऐसी व्यवस्था आएगी जो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, यह अपरांशिक दिखता है। क्रांति और परिवर्तन संबंधी सिद्धांत। मार्क्स क्रांति और परिवर्तन संबंधी सिद्धांत का प्रवर्तन भी करता है। मार्क्स कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत और साम्यवादी व्यवस्था का आगमन सुनिश्चित है। पूंजीवादी व्यवस्था में जितनी समस्याओं को समाप्त होगा, गरीबों पर जितना अत्याचार होगा, और साम्यवादी व्यवस्था स्थापना उतनी ही तेज गति से होगी। मार्क्स का कहना है कि परिवर्तन शांतिपूर्ण कार्मिक न होकर एक हिंसक ढंग से होगा, जिससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। क्रांति के प्रथम चरण में भले ही मजदूर वर्ग की ज़्यादा हानि हो, लेकिन उनकी विजय सुनिश्चित है। यह मार्क्स की कथन को दोहराया जा सकता है कि साम्यवादियों की अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घिरना है। वह खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था बलपूर्वक उन्मूलन की जा सकती है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। यह जीतने के लिए समस्त विश्व है। दुनिया के श्रमिकों का एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स का अलगाव संबंधी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादन क्रम में अपने नैतिक विचार, अलगाव और व्यापक चर्चा किया। कार्ल मार्क्स का अलगाव संबंधी धारणा कम वैज्ञानिक नहीं है। उसके शब्दों में अलगाव समय से व्यक्ति की और समाज के मानसिक रूप से अलग होने का दाम है। इसमें एक मजदूर कम तो शारीरिक रूप से करता है, मानसिक तौर पर अपने आप को उस जोड़ नहीं है। एक पूंजीपति सतही पर तौर पर कहने की संपत्ति का मालिक होता है, लेकिन वास्तव में मानसिक तौर पर संपत्ति का गुलाम होता है। वह संपत्ति के लिए जीता है, संपत्ति के लिए मरता है। संपत्ति उसके व्यक्तित्व विकास के लिए नहीं होती, वह बिना लक्ष्य एवं उद्देश्य की संपत्ति का संग्रह करता है। वह इसलिए जीता है कि संपत्ति संग्रह करे, न कि उसकी सही उपयोग। सबसे कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि अलगाव एक बीमारी है जो अमीर गरीबों को सबको हो जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाज से नहीं बल्कि स्वयं को जोड़ नहीं पाता है। तो शब्दों में व्यक्ति के मन का शरीर में अलग हो जाना, व्यक्ति का व्यक्ति में अलग हो जाना, व्यक्ति का समाज में अलग हो जाना एक अलगाव है। कार्ल मार्क्स के अलगाव संबंधी सिद्धांत का मानवीय धारणा के आधार पर समझा सकता है कि यह एक उल्लेखनीय है कि अलगाव की धारणा जहाँ हेगेल ने आदर्शवादी अर्थों में लिया है, वहीं कार्ल मार्क्स ने वस्तुवादी भौतिकवादी अर्थों में लिया। अपनी प्रारंभिक रचना में मार्क्स ने इसका उपयोग उन सामाजिक परिस्थितियों की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए किया है जिसकी वजह से मनुष्य इस सामाजिक विश्व का निर्माता बनने के लिए बजाय एक प्राणहीन क्रियाहीन खिलौना बनकर रह जाता है और वह अपने तत्व से अलग होकर अमानव बन जाता है। कार्ल मार्क्स ने विचारों में चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, इतना तो मानना ही होगा कि उसके द्वारा प्रतिपादित विचारों की वैज्ञानिकता सर्वविदित है। थैंक यू दोस्तों।